शिवा एक अपाहिज लड़का था। इसी वजह से उसके पिता उसे बेकार समझते थे, लेकिन उसकी माँ उसे बेहद प्यार करती थी। वह हर दिन उसका हाथ पकड़कर उसे चलना सिखाती ताकि एक दिन शिवा अपने पैरों पर चल सके। एक दिन शिवा अपने पिता की शर्ट पहन रहा था तो उसे उस शर्ट की जेब में से कुछ पैसे मिले। वह पैसे वह अपनी माँ को देने लगा, लेकिन तभी उसके पिता ने यह देख लिया और गुस्से में वह शिवा से पैसे छीनकर उसकी माँ को थप्पड़ मार दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर शिवा के भीतर का दर्द गुस्से में बदल गया और उसने गुस्से में अपने पिता को धक्का दे दिया। कुछ दिनों बाद शिवा के मामा शिवा को गाँव के एक स्कूल में दाखिला दिलवा देते हैं, लेकिन स्कूल के बच्चे उसके अपाहिज होने का मजाक उड़ाते, मगर शिवा किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता रहता और कुछ ही सालों में वह पढ़ाई में स्कूल का सबसे होशियार लड़का बन जाता है। अब कुछ दिनों बाद शिवा के गांव में एक नया रेडियो स्टेशन खुलता है, जहां सबसे प्यारी आवाज वाले को नौकरी मिलने वाली थी। इसलिए शिवा ने यह बात जाकर अपनी माँ को बताता है, जिस पर उसकी माँ कहती है, बेटा तुम्हारी आवाज में तो जादू है, इसलिए तुम कोशिश क्यों नहीं करते। माँ की बात मानकर शिवा अपनी आवाज रिकॉर्ड करता है और उसे रेडियो स्टेशन पर भेज देता है और अगले ही दिन रेडियो पर शिवा की आवाज सुनकर स्कूल के बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। इधर शिवा की माँ की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब शिवा को उसी रेडियो स्टेशन पर नौकरी मिल गई थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद अचानक उसकी जगह किसी और लड़की को उसी रेडियो स्टेशन पर रख लिया जाता है, जिससे यह बात शिवा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वह गुस्से में रेडियो स्टेशन पहुंचकर वहां मौजूद उस नई लड़की से झगड़ा करने लगता है। तभी वहां मौजूद लोगों ने मिलकर शिवा को पकड़ लिया और एक कमरे में ले जाकर उसे एक कुर्सी से बांध दिया। फिर उसके चेहरे के सामने एक तेज रोशनी जला दी और उस कमरे में जहरीली गैस के कई सिलेंडर खोल दिए गए, जिससे धीरे धीरे पूरा कमरा धुंधला होने लगा और उसी कमरे में तड़प तड़प कर शिवा की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसकी लाश को वे लोग चुपचाप रेलवे ट्रैक के पास ले जाकर दफना देते हैं। अब कई साल बाद राघवन नाम का एक लड़का उसी गांव में हॉरर टूर कराने लगता है। एक दिन वह अपने साथ आए लोगों को उसी भूतिया रेडियो स्टेशन में ले जाता है जहां कभी शिवा की मौत हुई थी। स्टेशन का दरवाजा कई सालों से बंद था, लेकिन राघवन बिना सोचे समझे ही उस स्टेशन के दरवाजे में लगा ताला तोड़ देता है और सभी लोगों के साथ अंदर चला जाता है। जब वे लोग उस कमरे में पहुंचे जहाँ शिवा की मौत हुई थी, तभी एक अजीब सी ठंड फैल जाती है। कमरे की दीवारों से धीमी धीमी आवाजें आने लगती है, मानो कोई फुसफुसाकर कुछ कह रहा हो। पुराना रेडियो अपने आप चालू होकर शिवा की वही रिकॉर्डिंग आवाज बजने लगती है, लेकिन अब वह आवाज बिल्कुल डरावनी हो चुकी थी। माहौल इतना भयानक हो जाता है कि लोगों की सांसें धुंध में बदलने लगती हैं। कमरे की कुर्सी अपने आप हिलने लगती है, जैसे कोई अदृश्य आत्मा उस पर बैठी हो। राघवन कहता है, यह कमरा आज किसी को आसानी से जाने नहीं देगा और सभी लोग समझ जाते हैं कि शिवा की आत्मा आज भी इसी कमरे 2 में फंसी हुई है। इस कहानी का नायक है राम उर्फ चिट्ठी बाबू। कुछ समय पहले उसे एक सांप ने काट लिया था। तब से वह रोज उस सांप को ढूंढकर मारने निकलता है, लेकिन उसे सांप की बजाय वहाँ एक घड़ी मिल जाती है। चिट्ठी बाबू का काम था खेतों में पानी देना। वह लोगों के खेतों में दिन भर इंजन चलाता था और उसे सुनाई भी कम देता है। चिट्ठी बाबू जिस इंजन से लोगों के खेतों में पानी देता था, वह इंजन रंगम्मा आंटी का था। चिट्ठी बाबू उन्हें वह घड़ी देता है और उनसे पैसे मांगता है, लेकिन रंगम्मा आंटी प्यार से खुद उसके हाथ में वही घड़ी पहना देती है और उसे 100 रुपए भी दे देती है। यह है इस गाँव का प्रधान, जो पिछले 30 सालों से इस गाँव पर राज कर रहा है। चुनाव में इसके खिलाफ कोई दूसरा खड़ा नहीं होता था। उसके मुंह से निकला हर शब्द कानून था। उसके सामने तो दूर की बात, उसके घर के सामने से भी लोग चप्पल पहनकर नहीं जाते थे। इधर 5 साल बाद चिट्ठी बाबू का बड़ा भाई दुबई से घर लौटता है। उसी दिन प्रधान के कुछ आदमी गांव की एक औरत को प्रधान का कर्ज न चुका पाने के कारण उसे उसके घर से बाहर निकाल रहे थे। तभी चिट्ठी बाबू का भाई बीच में आ जाता है और कुछ पैसे देकर उन्हें वहाँ से हटा देता है। अब गांव के कुछ लोग एक सांप को देखकर उसे मारने से मना कर रहे थे। तभी एक औरत चिट्ठी बाबू को आवाज लगाती है। तब चिट्ठी बाबू सांप को खोजते हुए जब झाड़ हटाता है तो उसमें राजलक्ष्मी नहा रही थी। चिट्ठी बाबू उसे देखता ही रह जाता है। चिट्ठी बाबू को ऐसा करते देख राजलक्ष्मी उसे बुरा भला कहने लगती है, लेकिन चिट्ठी बाबू बिना कुछ सुने उसे देखे ही जा रहा था। अगले दिन जब चिट्ठी बाबू रंगम्मा आंटी को उसके और राजलक्ष्मी के बीच हुआ सारा कांड बता रहा था, तभी राजलक्ष्मी वहाँ आ जाती है और वह चिट्ठी बाबू से कहती है, चिट्ठी बाबू तुम ही हो क्या? लेकिन चिट्ठी बाबू को कुछ सुनाई नहीं देता है, इसीलिए वो रंगम्मा आंटी को पकड़कर घर के अंदर ले जाता है और उससे पूछता है कि उसने क्या बोला। रंगम्मा आंटी उससे कहती है, उसने बोला है कि क्या तुम ही चिट्ठी बाबू हो? तब वह बाहर आता है और कहता है, हाँ मैं ही हूँ चिट्ठी बाबू, बोलो क्या काम है? तब राजलक्ष्मी चिट्ठी बाबू से कहती है, कल तुम मेरे खेत में पानी देने आ जाना। अगले दिन चिट्ठी बाबू राजलक्ष्मी खेत में पानी देने के लिए आ जाता है, जहाँ उसकी नजर काम कर रही राजलक्ष्मी पर पड़ता है। राजलक्ष्मी यह देखती है कि चिट्ठी बाबू उसे ही घूर रहा है तो वह उसके पास आने लगती है, लेकिन राजलक्ष्मी को अपने पास आता देख चिट्ठी बाबू इंजन के पास जाकर उसे फुल स्पीड में कर देता है। अब चिट्ठी बाबू की नजर काम कर रही राजलक्ष्मी के संतरे पर पड़ती है, जिसे वह देखता ही रह जाता है। जब राजलक्ष्मी को भी यह महसूस हो जाता है कि चिट्ठी बाबू की नजर उसके संतरे पर ही अटकी हुई है, तो वह उसके पास जाने लगती है। राजलक्ष्मी को आते देख चिट्ठी बाबू घबराकर सीधा इंजन के पास चला जाता है और इंजन का स्पीड तेज कर देता है ताकि उसे राजलक्ष्मी की बातें सुनाई न दे। राजलक्ष्मी कुछ कहती भी है, पर तेज आवाज के कारण चिट्ठी बाबू कुछ नहीं सुन पाता। उसका यह बहाना उसे राजलक्ष्मी से बचने में काम आ जाता है। अगले दिन मेले में दोनों की फिर मुलाकात होती है। चिट्ठी बाबू सीधे राजलक्ष्मी के पास आता है और उससे उसके खेत में चलाए गए
पानी का पैसा मांगता है। राजलक्ष्मी उसे 100 का नोट देती है और उसी पैसे में से चिट्टी बाबू से अपने लिए चूड़ियां लाने को कहती है। चिट्टी बाबू उसके लिए चूड़ियां चुनने लगता है। तभी 2 लड़के वहाँ आ जाते हैं और राजलक्ष्मी को छेड़ने लगते हैं। चिट्टी बाबू को कम सुनाई देता है, इसलिए वह उनकी बात समझ नहीं पाता और अनजाने में उनकी बातों पर हाँ में हाँ मिलाता रहता है। ये देखकर राजलक्ष्मी गुस्से से भर जाती है। वह चूड़ियां चिट्टी बाबू के हाथ में थमा देती है और नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। राजलक्ष्मी के इस गुस्से से चिट्टी बाबू को तुरंत एहसास हो जाता है कि उन दोनों लड़कों ने जरूर कुछ गलत कहा होगा। बस इतना समझते ही उसका खून खौल उठता है। वह उन दोनों लड़कों पर टूट पड़ता है और उनकी जमकर पिटाई कर देता है।